आपने आरपीसी का इशू यहाँ तक दिल्ली तक कैसे पहुंचा है उसके संदर्भ में ऑलरेडी आपने बात किया है। और हमारी बुलंद आवाज यहाँ पे नहीं रहेगा कि मैंने ऑलरेडी कहा है 30 तारीख को जब 23 तारीख से 30 तारीख से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोगों ने पूरे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में चलाया है। 30 तारीख को समापन हुआ है उसका। वो समापन नहीं था एक्चुअली, वो एक हमारी जस्टिस डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लड़ाई की एक बिगुल हम लोगों ने फूका था। वहां से हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। हमने एक बात कही थी मित्रों, हमने ये कहा था कि हम लोग देश के कोने कोने में जाके हमारी दर्द को साझा करेंगे, हमारी पीड़ा को सबके साथ साझा करेंगे। अरुणाचल गवर्नमेंट कितने दिन तक इस इशू को छुपा के रखेगी हम देख लेंगे, क्योंकि हमारे युवा शक्ति, क्योंकि इस इशू के कारण पूरी युवा शक्ति, पूरी फ्यूचर जनरेशन की पूरी फ्यूचर जुड़ी हुई है। हम इसके साथ इस इशू को दबा नहीं सकते, इस इशू को हम लोग सिकुड़ के रख नहीं सकते। इसलिए देश के कोने कोने में आज यहाँ पे हो रहा है जंतर मंतर में, अगले कुछ दिनों में आपको मिजोरम में भी होगा, इसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, त्रिपुरा में भी होगा। 50 सालों तक डेमोक्रेटिक मूवमेंट करते आ रहे हैं, उसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से हम लोग करते रहेंगे। हम लोग नॉन वायलेंस को हम लोग सपोर्ट करते हैं, नॉन वायलेंस के साथ जाना चाहते हैं। गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं हम लोग। ये सब एक तरीके होते हैं। आज जो परिस्थिति यही है, हमारे आपसो भाई काफी लोग जो परमार प्रेसिडेंट, परमार ऑफिस है, कॉल करके हमें कहते हैं, देखिए कुछ दिनों में मुझे कॉल भी रिसीव हुआ, क्या कहते हैं भैया कि हम तुम लोगों के साथ हैं। हमारे कुछ लोग अगर आपके सपोर्ट में बात करेंगे तो हम लोग को घेर लेंगे। लीडर का क्या काम होता है, एक राजनेता का क्या काम होता है? लीडर का काम होता है जो पब्लिक है उसको समझाना, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको समझाना। अगर हम बुरा लोगों के साथ, बुरा को हम लोग खराब चीज को, हम इलीगल थिंग को इलीगल नहीं कह पाएंगे तो उसमें वो उसको लीडर नहीं कहलाता है। दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ लीडर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अगर आप गलत कह रहे हैं तो हमें हमारा दायित्व तो बनता है कि आप लोगों को हम समझाएं कि ये सही है क्या राइट है। प्रिय चकमा जी, आप यहाँ भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मंतव्य ठंड में आप लोग यहाँ क्यों आए, क्या कारण है आपका यहाँ आने का? देखिए, हमारे यहाँ पे आने का जो मेन कारण है, आप कह सकते हैं मुख्य जो मुद्दा है, मेन मुद्दा है वो है आरपीसी। आरपीसी का मतलब होता है रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट, या फिर आप हिंदी में बोलिए कि आवासीय प्रमाण पत्र, जो एक बहुत ही अहम दस्तावेज है। कल को अगर मान लो मैं गांव में 1 से 12वीं तक पढ़ाई करती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेट जाना है, एडमिशन लेने के लिए जाना है, या फिर नौकरी के पर्पज से मुझे जॉब पे ज्वाइन करना है, तो मुझे ये प्रमाण पत्र देना चाहिए कि मैं वहाँ की निवासी हूँ और मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। अपने आप को एक सबूत के तौर पर कि मैं प्रमाणित करते हैं कि मैं वहाँ की निवासी हूँ। तो ये है ये है हमारी जो आरपीसी। मैडम, प्रधानमंत्री या बीजेपी की हम पूरी बात कहें कि एनआरसी CAA सबसे पहले इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से ही लागू किया था। हाँ जी। तो उस संदर्भ में जो क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो एनआरसी है ये असम में स्टार्ट हुआ था। इसके बाद एक जो आपने जो लॉ बताया था, उसका मेन मुद्दा है कि जो भी माइनॉरिटी है इंडिया में, राइडर सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, या फिर जो जैन धर्म के समुदाय के लोग हैं जो बाहर से आए हैं, कहीं से भी आए, इंडिया में बस गए, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। तो हम तो उसमें भी नहीं आते, क्योंकि वो तो अभी कुछ साल बाद जो आए, हम तो काफ़ी साल यानी कि 56 साल के से रह रहे हैं। हमारे जो फादर है, जो ग्रैंड फादर है, वो यहाँ आए थे, और हमारा जो जन्म बर्न एंड ब्रॉट अप तो हम ये किए ना, इस हिसाब से देखा जाए तो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग बाय बर्थ सिटीजनशिप है। लेकिन उसके लिए भी हमें, जब हम सिटीजनशिप जो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हम बाय बर्थ सिटीजन है, लेकिन फिर भी हमें स्टेट गवर्नमेंट को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हम यहाँ की निवासी है और हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं।
प्रियंका जी, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर माहौल इस तरीके से है, जहाँ ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके ये जो रोड पे आ जाते हैं कि कभी भगवा वस्त्र को लेके, कभी हिंदू मुस्लिम करके, लेकिन अरुणाचल प्रदेश तो बहुत पहले से है और वहाँ सारी सुविधाएं थी, लेकिन अब ये सुविधाएं आपकी क्यों छीन ली गई? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जो सारी सुविधाएं ये सिर्फ कुछ समुदाय को या फिर कुछ लोगों को एप्लीकेबल है। हमारे लिए ये कोई सुविधा पहले से नहीं है, हमें तो अभी तक कोई सुविधा मिला ही नहीं गया है। और जो जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही है उसमें हम लोग बाहर है, उस सुविधा से हम लोग बाहर। जबकि यहाँ जो बौद्धिस्ट हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत से ही पैदा हुआ और भारत में ही वो समाप्त होने की करार पर है। लेकिन सर एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो मुद्दा है ये कोई धार्मिक मुद्दा भी नहीं कह सकते, हमारा जो है आप राजनीतिक मुद्दा बोल सकते हैं, क्योंकि राजनीति में बने रखने के लिए आपके पास एक ऐसे गरम मुद्दा होने चाहिए जो लोगों को अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तो हमारे लिए अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजों का जो मुद्दा है ये भी मेन एक रीजन है कि सॉल्व नहीं करने का, क्योंकि हर बार इलेक्शन में खड़े होने के लिए मुद्दे तो होते नहीं है, चकमा हाजों की एक मुद्दा है। किरण रिजिजू जी भी आपके अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, क्या उनको इस मुद्दे के बारे में मालूम नहीं है? वो इस समय कानून मंत्री हैं। हाँ, क्यों नहीं पता है उनको? यानी कि आप कह सकते हैं कि सुनने से लेकर जो जितने भी आगे होते हैं, जितनी भी गिनती होती है ना, जीरो से उनको सब पता है। एक चीज़ उनको पता है, माननीय जो हमारे किरण रिजिजू जी है, जो फिलहाल केंद्रीय सरकार में कानून मंत्री है, वो इस मुद्दे से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं। हाँ, तो क्या लगता है कि आपके आंदोलन से, आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही हैं, क्या आपकी मांगों को पूरा होगा क्या? देखिए, हमारा काम है धरना करना, हमारा काम है हमारे जो मेन मुद्दा है सरकार तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। अगर इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम तो अपना जो आंदोलन है कंटिन्यू करेंगे। आज दिल्ली में क्या, राजधानी में क्या है, कल को मुंबई में करेंगे, जयपुर में करेंगे। हमारे समुदाय के लोग जहाँ जहाँ हम वहाँ पे जगह जगह धरना करेंगे, अरुणाचल में करेंगे, त्रिपुरा में करेंगे, मिजोरम में करेंगे, असम में करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, सरकार कभी भी बैकफुट पे नहीं जाती है। आज आपका संविधान खतरे में है, हम एक तरफ कह रहे हैं हमें आरपीसी दे दो, जब हमें संविधान से तो कोई बात ही नहीं कर रही है सरकार, संविधान को तो ये तार तार कर रही है। सर देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा है, जो संविधान है, संविधान तो अपनी जगह पे हर समुदाय के लिए बराबर किया है, लेकिन उसमें जो कुछ वर्ग के लोग अपना पॉलिटिकल राजनीतिक फायदे के लिए उस संविधान पर ये खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि संविधान के हिसाब से तो हमें तो जो बाकी लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही है वो मिलना चाहिए ना। हम तो बाय बर्थ सिटीजन हैं। आपको लगता है कि हम बांग्लादेश से आए हैं? जी जी जी, नहीं लगता ना, हम तो एक ही जन्म हुआ है। हम जब से जन्म, यानी कि आप कह सकते हैं जब से हमारे शरीर में जान आए तब से हम इस देश में ही सांस लिए हैं, यही में ही हमारे जो आँख खुले थे, जो पहली दृष्टि है वो भारत में ही पड़ी है ना सर। तो क्या लगता है कि आपके इस आंदोलन से सरकार के कानों पे कोई असर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हमारे जो जितने भी एरिया है हम उसमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो हमने कर दिया चकमा एरिया में, इसके अलावा हम पूरे उसमें देश लेवल पे जाएंगे, पूरे राज्य में फैल जाएंगे, पूरे देश में। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज जितने भी इंडिया में हमारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ पे हम धरने करेंगे। उसके बाद हमारा अगर सरकार इस पर भी ध्यान नहीं देती तो हमारा जो अगला कदम होगा वो होगा हंगर स्ट्राइक, यानी कि भूख हड़ताल। आप सोचिए वो भूख हड़ताल कितने दिनों पर चल सकता है, तो उसका तो कोई समय ही नहीं है ना। हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य जय जी, आप जो है आरपी मुद्दे को लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या है ये मुद्दा? ये आरपीसी मुद्दा रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट अरुणाचल सरकार के द्वारा कैंसिल करे जाने के कारण ये दो कम्युनिटी के लोगों का इन्होंने कैंसिल किया है। एक चकमा है और एक हाजो, दो कम्युनिटी है जो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट रिसेंटली अरुणाचल सरकार ने एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, एक जो हमारा बेसिक राइट है उसको कैंसिल किया है। ये क्यों कैंसिल किया है, क्या कारण है इसका? इसमें क्या राजनीति है या मतलब क्या है मैडम?
इसमें मेनली राजनीति तो है, बिल्कुल ये मेनली इसका मुद्दा राजनीति है, क्योंकि अगले साल हमारे अरुणाचल प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं। तो उसी कारण ये जो अरुणाचल में चाकमा और हाजोंग एक मुद्दा है जो बहुत 30 या 40 साल से ज़्यादा हो गया, इस मुद्दे को अरुणाचल में चली आ रही है। तो इसी मुद्दे को अरुणाचल सरकार जब भी इलेक्शन आती है उसका फ़ायदा उठाकर अपनी जो भी सरकारें इस विषय को छेड़ती हैं तो उसको पॉलिटिकल बेनिफिट अरुणाचल में स्वतः हो जाता है। तो इसी कारण अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसी कारण अभी जो हम लोग को एक बेसिक राइट जो हमारे कॉलेज में सेना में जाने वाले जो हमारे जो छात्र हैं उनको दिखाना पड़ता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, वही रेसिडेंट प्रूफ सर्टिफिकेट सरकार ने बंद कर दिया। इसी कारण ये विरोध हो रहा है। जय जी, शुरू से ही होता आ रहा है NRC-CAA जो लागू करने की कोशिश की थी, वो इन्होंने पहले अरुणाचल प्रदेश को ही क्यों चुना गया था? अरुणाचल प्रदेश को मैं ये NRC-CAA को इम्प्लीफाई करना चाह रहे थे। इसमें ये NRC के बारे में तो इतना मैं जानता हूँ, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा इसमें NRC का जैसे अरुणाचल एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसमें मतलब इनका कहना है कि ये इसमें NRC भी अलाउ नहीं करते। जैसे हम लोग को बुद्धिस्ट और हिंदू है, ठीक है, तो इसमें जो NRC का ये था कि जो बाहर से हिंदू और बुद्धिस्ट आए हुए हैं जो बांग्लादेश या एक दो कंट्रीज और हैं तो उनको दिया जाए NRC के अंदर। लेकिन ये अरुणाचल सरकार ये कहते हैं इसके अंदर हम किसी भी जो बाहर से आए हुए हैं उनको कोई अधिकार नहीं देती, जिससे इनका जो इंडिजिनियस राइट है उनका हनन होगा, ये बोलती है। तो बुद्धिस्ट तो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो उन्हें NRC-CAA की क्या जरूरत पड़ी है? यहाँ के यहीं पर जो है 1964 में इसका जो बांग्लादेश से उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ से भारत की सरकार ने एक डिफिनेट प्लान के अंदर ये चाकमा और हाजोंग जनजातियों को अरुणाचल प्रदेश बनाया। उस समय जो 1964 में जब हम लगाए थे उस समय ये अरुणाचल स्टेट बना ही नहीं था, उस समय नेफा था। उस समय हम लोग को सब बेसिक राइट दिया जाता था, सब कुछ मिलता था हमको, जो भारत के संविधान में जो राइट है हमारे सब कुछ मिलता था। लेकिन जब अरुणाचल स्टेट एक कंप्लीट स्टेट बना उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे एक पॉलिटिकल और एक प्लान तरीके से हम लोग से धीरे धीरे वो छीनते गए, क्योंकि हमारे जो उस समय लीडर थे वो थोड़ा शांत थे, वो शांति चाहते थे। लेकिन उस समय ऐसा कोई प्रोटेस्ट उस तरह का कोई कुछ नहीं किया। इस कारण उन लोग धीरे धीरे, जैसे हम लोग की स्वभाव है ये शांतिपूर्ण लोग हैं, तो उनसे यही फायदा उठाकर उन लोगों ने सब राइट जितने भी थे वो छीन लिए। और इस समय 2023 चल रहा है ये, इस समय भी ऐसी जो राइट छीनने के हैं कंटिन्यू प्रोसेस उनका भी। किरण रिजिजू तो आपके अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, क्या उनको इस आरपीसी मामले में कुछ जानकारी नहीं है? किरण रिजिजू इनको तो सबसे पहले शायद इनको सबसे पहले मालूम हुआ, क्योंकि ये कानून मंत्री हैं हमारे देश के। कानून मंत्री तो है लेकिन वो न्याय मंत्री है, लेकिन वो न्याय हमारे साथ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं। इन विषय को जानते हुए वो चुप्पी तो साधे नहीं हुआ है, वो अपना भी एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट बचाने के लिए इस विषय के हमारे हित में बोलने के लिए वो हिचकिचाते हैं। क्या लगता है कि आज के आंदोलन से सरकार के कान पे कोई जू रहेंगे कि सरकार को अगर ये जो आंदोलन हो रहा है अगर आज जू नहीं रोकती है तो ये सरकार को आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इसको गलती मानता हूँ अगर ये आज हमारी बात नहीं सुनता है। क्योंकि हमारे जो यूथ है जो क्लास 12 पास करके जो पढ़ना चाहते हैं और किसी सेवाओं में जाना चाहते हैं, सैनिक के विभिन्न भागों में जाना चाहते हैं, अगर वो नहीं जा पाएंगे, वो स्टेट में रह गए, तो वो एक समाज में एक निगेटिव डायरेक्शन, एक समाज को एक निगेटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। उन लोग ड्रग्स किसी अन्य दूसरे गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिससे केवल हमारे चाकमा समाज को नहीं पूरे स्टेट सरकार को और पूरे सेंट्रल सरकार को इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर इन्होंने आज इस प्रोटेस्ट का कोई संज्ञान नहीं लिया सही से। अच्छी जो ये फॉर्म निकालती है गवर्नमेंट, उसमें डोमिसाइल मांगती है, आरपीसी मांगती है, और आरपीसी का ये विरोध कर आरपीसी को ये लागू करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट को तो बहुत बड़ी सामना करना पड़ेगा। स्टूडेंट के साथ साथ के जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा, इससे कैसे निजात मिलेगी? देखिए ये आरपीसी का मुद्दा अगर इन लोगों ने फिर से इसको लागू नहीं किया तो हमारे आने वाले पहले पीढ़ियां तो बहुत सारे मुद्दों से लड़ झगड़ कर आई है, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हमारे साथ। अगर ये आरपीसी लागू नहीं करते अभी तो हमारे जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं क्लास 12 पास करने के बाद जो जॉब करना चाहते हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और ये पूरा बोझ बन जाएगी अगर लोग आगे पढ़ाने।
जय जी, आपको लगता है कि जो आज संविधान जो है वो खतरे में है? जो भी सरकार आ रही है, चाहे हम किरण रिजिजू की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, वो संविधान के दायरे में काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए चाहे बौद्धिस्ट हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, ये जो न्याय अन्याय जो भी चीज़ें हैं, ये साइड में रखते हुए जो भी सरकार होती है, जब तक उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं दिखता है, वो चाहे जो कानून हो, चाहे समाज हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे उसमें वो हाथ नहीं लगाते। जैसे कि अभी हमारा अरुणाचल से चाकमा समुदाय और हाजोंगा समुदाय में उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं दिखता है, इसलिए वो लोग अभी इस मुद्दे को छुड़ा नहीं चाहते। सेंट्रल तो अभी अपने आप को उससे दरकिनारी करना चाहती है अपने आप को, और स्टेट सरकार ही है वो बचना चाहती है। तो क्या लगता है सर, आज के आंदोलन से सरकार पे कोई असर होगा और अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, आज के इस प्रदर्शन से सरकार को असर बिल्कुल होना चाहिए। अगर ये असर नहीं होता है तो ये उनके लिए, केवल सरकार के लिए नहीं, बहुत सारे जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और क्या हमारा अगला स्टेप ये है, आज का जो अगर इस प्रोटेस्ट के बाद ये सरकार ने हमारी डिमांडें नहीं मानी तो हम देश के विभिन्न भागों में हम अपना प्रोटेस्ट जारी करेंगे। जैसे बेंगलोर है, चेन्नई, मुंबई, उस भागों में भी हम अपना जारी रखेंगे। ठीक है।